हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन कंप्लीट करते करते बच गए भाई, पूरी नहीं हो पाई। तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए हैं। बाकी बचे हुए सभी प्रश्नों को आज यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ रुकावट किए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो यहां पर हमसे कहा गया है कि 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल यहां पर ज्ञात करना है। क्या करना है? विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट हल क्या होता है? जैसे हम कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट सी आता है। एक प्रतिबंध प्रश्न में दिए गए हैं, उन प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए हम सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बस फिर उस सी की वैल्यू को हम वहां पर पुट कर देंगे तो हमें उसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है, व्यापक हल जैसे अब तक हम करते रहे हैं वही सब कुछ करना है। केवल लास्ट में जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू हमें दिए गए प्रतिबंधों को रखने पर मिल जाएगी। बस उस वैल्यू को हम समीकरण में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में ये प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आपका पहला पद एक्स क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये आपका, और इंटू में डी बाई ओवर डी एक्स, इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और ये बराबर में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। प्रतिबंध दिया गया है y बराबर 1 यदि x बराबर 0। ये आपको देखो प्रतिबंध दिया गया है। c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये प्रतिबंध दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हमें बिल्कुल एकदम वही सिंपल फॉर्म में इसका हमें व्यापक हल ढूंढना है। तो कैसे, देखो यहां से स्टार्ट कर लें। थोड़ा बड़ा सवाल है, इधर आ जाओ, है ना, इधर से। तो यहां देखो पहले तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। मतलब इसका हम क्या करेंगे, y के पद बाय डी वाई के साथ में और x के पद dx के साथ में रखेंगे। तो हम इस प्रकार से इसको देखो बदल दें, या फिर थोड़े से और आगे से देखो इसको हल कर लें। यहां इसके हम गुणनखंड कर लें। यहां इन दोनों भागों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों पदों से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ये बचेगा x प्लस 1, और आगे प्लस 1 यहां पर हम लिख दें x प्लस 1, और इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स ज्यों का त्यों, बराबर में 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इतनी बात ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहां से x प्लस 1 फिर से कॉमन है। यहां हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स, बराबर में यहां लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इसके और आगे देखो, इसके और आगे बढ़ो। ये dy को हम यहीं छोड़ दें, dy को यहीं छोड़ दें, dx को देखो इधर पहुंचा दें, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स यहां पहुंच जाएगा, और बटे में x प्लस 1 लिखना है, इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब x को dx के साथ रख लें, y वाला पद अलग कर लें, तो हम यहां पर वेरिएबल को हमने क्या किया है, वेरिएबल सेपरेबल कर लिए हैं। तो अब हमें यहां से दोनों पक्षों में समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन dy, और यहां भी हमें लिखना है समाकलन 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और अपॉन में यहां x प्लस 1, और यहां से x स्क्वायर प्लस 1 लिख लें। ठीक, अब यहां देखो क्या करना है, वास्तव में अगर इसको देखा जाए, इसके हमें इसको समाकलन करना है तो हमें इसके आंशिक भिन्न में इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। देखो इसका समाकलन तो हमें पता है, y लिख लें, इसका समाकलन हम यहाँ y लिख लें, और इसको हम यहाँ पर आंशिक भिन्न में बदल के लिखेंगे। ठीक है, समाकलन करना है 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में dx, और अपॉन में यहां पर x प्लस 1, और इंटू में x स्क्वायर प्लस 1। चलो आगे इसको अब आंशिक भिन्न में बदल लें। ठीक है, आंशिक भिन्न में देखो इसको बदल दें। आंशिक भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर लिखा है
प्लस में इस पर हम एक इक्वेशन का नंबर कुछ डाल दें, चलो एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स और अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास एक कोई प्रश्न है जिसको हमें आंशिक भिन्न में बदलना है, ठीक है। इसको अगर आंशिक भिन्न में बदलना है तो देखो नीचे आपका रैखिक गुणनखंड है, इसलिए एक गुणांक a लें और बटे में लिख दें x प्लस 1, जबकि ये दूसरा गुणनखंड आपका वर्ग है ना, वर्ग स्क्वायर में है, द्विघात में है। तो अगर दो घातीय गुणनखंड होता है तो यहां पर दो गुणांक लेते हैं b और c, तो bx प्लस c यहां लिखेंगे और बटे में x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। देखो ध्यान दें, ठीक है। चलो यहां से और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, 2x स्क्वायर प्लस x लिखें बराबर में, यहां से अगर इसको हटाएं तो यहां इसमें गुणा होगा और फिर इसमें गुणा होगा। जब इसमें a के साथ गुणा करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। प्लस यहां भी देखो इसका गुणा अगर इसमें करेंगे, काहे में गुणा करेंगे, bx प्लस c में गुणा करेंगे। और देखो ध्यान दें, ये x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा केवल, और केवल x प्लस 1 बचेगा, ठीक। यहां x प्लस 1 का गुणा हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन कोई आ गया, मान लेते हैं कि ये आपका नंबर 1 इक्वेशन है, ठीक है। यहां हमने नंबर 1 माना है, या इसको हम फर्स्ट नंबर ऐसे इस प्रकार लिख दें, ठीक। चलो यहां हमने जो इक्वेशन नंबर 1 इसको दिया है, इसमें से हमें क्या करना है, इसको हल करके a, b और c तीन जो अचर राशियां हैं उनकी वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है। इसके ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां a की वैल्यू तब ज्ञात हो सकती है जब x प्लस 1 को हम 0 लिखेंगे। a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 को हम 0 लिख दें, अर्थात x की वैल्यू -1 लिख दें। कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। तो इस वाले समीकरण में x की वैल्यू -1 लिखेंगे तो देखो 2, x की वैल्यू -1 यहां स्क्वायर लिख दें, प्लस यहां भी x की वैल्यू -1 लिख दें बराबर, ठीक है। यहां देखो a इंटू में x की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये भी हो जाएगा, प्लस यहां से अगर x की वैल्यू -1 लिखी जाएगी तो -1 प्लस 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। इतना पूरा 0 लिख दिया, एक ही साथ लिख दिया। तो यहां -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 का 2 में गुणा, 2 माइनस का 1 बराबर में यहां 2a लिखना है, और a की वैल्यू हमें 1/2 मिल रही है, ठीक है। इतनी बात तो ठीक है, a की वैल्यू 1/2। अब b और c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहां इसके गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x स्क्वायर व x के गुणांकों की हम तुलना कर दें, x स्क्वायर व x के गुणांकों की तुलना कर दें, ठीक है। ऐसे मानो कि अभी आप जो चीज सीख रहे हो ये सब कुछ आंशिक भिन्नों का जो अवकलन है, आंशिक भिन्नों से अवकलन है, वहां सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। अभी हम छोटी छोटी क्लिप्स ले रहे हैं, ठीक है। आपके चैनल पर छोटी छोटी क्लिप्स डाली जा रही हैं, जिनको आप देख करके ऐसी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी दूर हो सकती है यदि आप उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्लिप्स जो डाली जा रही हैं उनको जरूर पढ़िएगा। ये आंशिक भिन्न से संबंधित जो क्लिप्स है उसकी अगर आप उस क्लिप्स को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप की जैसे खंडशः समाकलन है उसके लिए भी क्लिप्स डाली है, या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं उसके लिए भी, मतलब हर टाइप की अलग अलग छोटी छोटी क्लिप्स पड़ी हुई हैं। अगर उनको आप देखोगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं समाकलन संबंधी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हर एक चैप्टर की ऐसी क्लिप्स आगे मिलेगी आपको। चलिए यहां से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमें x स्क्वायर व x के गुणांकों की हम तुलना कर दें। तो तुलना करने से देखो x स्क्वायर का गुणांक यहां 2 है, यहां 2 लिखें, फिर x स्क्वायर का गुणांक नहीं है, आप बराबर का निशान लगाएं। यहां देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है, और यहां इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक यहां पर हमें b मिल रहा है, ठीक है। चलो इस पर हम नंबर सेकंड डाल देते हैं। इसके बाद अब x के गुणांक की तुलना कर दें तो यहां देखिए x का गुणांक 1 है तो यहां 1 मिल जाएगा। इसके बाद यहां देखो इसका गुणा इसमें करें अथवा इसमें करें, कहीं भी x का कोई पद नहीं है।
यहां इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर का पद मिलेगा, लेकिन इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो bx का 1 में गुणा करने पर x का गुणांक हमें b मिल जाएगा, यहां हम b लिख लें। फिर c का गुणा जब x में करेंगे तो x का गुणांक हमें c मिल जाएगा, तो यहां पर प्लस c लिखें और ये इस पर हम एक तीसरा नंबर डाल दें। ठीक, अब यहां देखो एक जो हमने वैल्यू यहां a की निकाल रखी है, उस a की वैल्यू को अगर हम समीकरण नंबर 2 में लिख दें, समीकरण 2 से देखो 2 बराबर a की वैल्यू हम 1/2 लिखें तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। b बराबर हो जाएगा 2 में से आधा घटाओगे तो यहां पर 3/2 मिलेगा। अब यहां देखो ये तीसरा समीकरण में b की वैल्यू रख दें। तीसरा समीकरण क्या है, ये वाला, इसमें b की वैल्यू लिखेंगे 1 बराबर b की वैल्यू 3/2 लिखें प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू हमें देखो 1 में से 1.5 घटाओगे माइनस का आधा, यहां पर -1/2 लिखोगे, तो ये देखो b की वैल्यू हमें मिल गई और ये हमें c की वैल्यू मिली। ठीक है, ये a और b और c की तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। ये a की वैल्यू यहां, b की वैल्यू यहां और c की वैल्यू यहां रखने पर ये पूरी जो ये वाली राशि है वो आंशिक भिन्न में बदल जाएगी। ठीक है, तो आंशिक भिन्न देखो कितना पूरा बन जाएगा, पूरा भाग ये जो आंशिक भिन्न का है वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो। चलो यहीं पे सीधे आ जाते हैं, जहां पर इक्वेशन नंबर 1 जहां हमने डाला है, ये फर्स्ट डाला है, उस पर सीधे पहुंच जाते। ये है हमारे पास y और फिर बराबर का निशान लगाओ और फिर इसके बाद समाकलन का निशान लगाएं और इस पूरी राशि को हमने देखो इस रूप में बदल दिया, आंशिक भिन्न के रूप में। तो हमें a में x+1 लिखना है, a का मान है 1/2 और नीचे x+1 लिखना है, इंटू में dx लिख दें। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगा दें और फिर समाकलन, क्योंकि हर एक इसमें भी समाकलन इसमें भी इकट्ठा ना, इसलिए दोनों भागों का अलग अलग समाकलन कर दें। अब b की वैल्यू रख दें, b की वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स लिख दें, प्लस c की वैल्यू है -1/2 और यहां इंटू में dx लिखें और फिर अपॉन में x² + 1 लिख लें। इतनी बात ठीक है। अब इसका समाकलन कर दें तो आपका इसका व्यापक हल ज्ञात हो जाएगा। इस समीकरण का क्या हो जाएगा, व्यापक हल ज्ञात हो जाएगा। तो चलो एक लाइन देखो यहां दिख रही है, नहीं दिख रही, चलो यहां से हम कहां देखो पहुंच जाएं भाई, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं। यहां देखो y बराबर लिखा है, y बराबर, और ये समाकलन का निशान देखो, इसका समाकलन करना है 1/2 समाकलन से बाहर कर दें और फिर इसके बाद में 1/x+1 बचेगा, 1/x+1 इंटू dx लिखोगे, फिर प्लस का निशान यहां लगाएं। 3/2 लिखा है, इसको हम 3/2 को समाकलन से बाहर कर लें और x इंटू dx लिखें और अपॉन में x² + 1 लिख लें। ठीक है, फिर ये -1/2 है, -1/2 dx बटे में हम लिखेंगे x² + 1 लिखेंगे। ठीक है, चलो यहां इसका समाकलन कर दें, y बराबर 1/2, इसको हम लिखेंगे log x+1। देखो 1/x+1 का समाकलन कितना होगा, log x+1 होगा, प्लस यहां से 3/2 है और यहां से अगर इसका समाकलन करें देखो तो समाकलन करने के लिए यहां प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, x² + 1 का यहां देखो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। x² + 1 बराबर अगर t लिख दें तो 2x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, या x dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। तो 1/2 dt/t मतलब 1/2 log t, या t की वैल्यू x² + 1 लिख दें। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे यहां पर देखो -1/2 लिखो और इसका समाकलन हमें पता है tan इनवर्स x होता है, प्लस एक कांस्टेंट यहां लिखना है। ठीक, चलो यहां से देखो y बराबर, ये इसका व्यापक हल हमें मिल गया 1/2 और यहां लिखोगे log x+1 और प्लस 3 में यहां 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और यहां लिखोगे log x² + 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहां हम शर्तें दी गई हैं, यहां y बराबर 1 और x बराबर 0 हम रख दें।
y बराबर 1, x बराबर 0 यहां पर रखेंगे। तो यहां देखो y की वैल्यू हम 1 लिख दें, बराबर में 1/2 और यहां पर log x की वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस 3/4 लिखो, यहां पर log x की वैल्यू फिर देखो 0, यहां 0 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x की वैल्यू हम 0 लिख लें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास log 1 बच रहा है, इसको हम 0 लिखेंगे क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। यहां भी log 1 है, इसको भी हम 0 लिखेंगे। tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये c बराबर देखो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। c बराबर हमें 1 मिल रहा है, c बराबर 1 यहां लिख दें। और इस c का मान c बराबर 1 कहां लिखोगे, इस वाले देखो ये जो व्यापक हल लिखा है उसमें आपको लिखना है c का मान आपको। चलो इस पर भी हम एक नया इक्वेशन डाल देते हैं, चलो इस पर हम सेकेंड नंबर डाल दें। तो यहां से हम लिख दें समीकरण c बराबर 1, समीकरण कहां लिख दें, 2 में, सेकेंड में है रखने पर। सेकेंड समीकरण में अगर c की वैल्यू 1 लिख दी जाए तो इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट हल हमें मिल जाएगा। तो यहां लिख देते हैं y बराबर 1/2 लिखो, 1/2 और log x प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों, यहां लिख दें log x प्लस 1 और फिर प्लस 3/4 लिख दें, प्लस में 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1, log x स्क्वायर प्लस 1 लिखें। और इसके बाद में माइनस tan इनवर्स 1/2, माइनस 1/2 tan इनवर्स x लिखें और प्लस जो कांस्टेंट है c, इसको हम यहां पर प्लस 1 लिख दें, c की वैल्यू 1 लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त हो रहा है। जो आपका अवकल समीकरण दिया गया है उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा सवाल होता है। इसमें यहां पर देखो समाकलन करने के लिए पहले हमने ये आंशिक भिन्नों द्वारा इसका समाकलन किया है और इसके बाद देखो यहां पर एक प्रतिस्थापन भी हुआ है। ठीक है, जो कि हमने थोड़ा डायरेक्ट करके समझाया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, नोट कर लें इसको। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। देखिए 12वां प्रश्न देखो क्या कहता है। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि x और इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy/dx और ये बराबर में हमें 1 दिया गया है। यहां पर शर्त y बराबर 0 दी गई है यदि x की वैल्यू यहां पर 2 हो तो। ठीक है, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 0 है। तो यहां से ये शर्त हम जब लागू करेंगे जब c की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो सामान्यतः जैसे हम व्यापक हल करते हैं उसी प्रकार से पहले हमें इसको हल करना है। पहला काम होता है कि इसमें x वाले पद x dx के साथ रखना है, y वाले पद dy के साथ रखना है। तो यहां देखो dy आप यहीं छोड़ दें और ये dx ऊपर पहुंच जाएगा, जबकि यहां से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां भाग में आएगा, dx का ऊपर गुणा हो गया, ये dy। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो देखो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी प्रश्न आपका आंशिक भिन्न का ही प्रश्न है। देखो ध्यान से समझो, ठीक है कि नहीं। यहां इसके हमने गुणनखंड कर लिए x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इसके बाद देखो इसका हमें जब समाकलन करना है तो दोनों पक्षों में हम समाकलन का निशान देखो इस प्रकार लगा लें। ठीक है, और समाकलन करने के साथ साथ आपको यहां समाकलन तभी हो सकता है, देखो यहां तो हमने y लिख लिया, इसका समाकलन तभी हो सकता है जब यहां पर इसको हम आंशिक भिन्न में बदल लेंगे। देखो समाकलन लगाओ तो यहां एक कांस्टेंट लिख दिया करो साथ ही साथ। ठीक है, तो समाकलन dx और अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ये प्लस कांस्टेंट। ठीक, अब देखो वही पैटर्न आप करते हैं क्या।
आपको क्या करना है कि इसको आंशिक भिन्न में बदलें तो 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से इसको हल करके आपको देखो पहला लिखना है यहाँ a बटे में x, फिर दूसरा गुणांक लिखना है b बटे में x प्लस 1 लिखना है, प्लस तीसरा गुणांक c बटे में x माइनस 1 लिखना है। क्योंकि ये एक घातीय रैखिक गुणनखंड है ना, तो रैखिक गुणनखंड के लिए केवल एक गुणांक ऊपर रखते हैं और बटे में एक गुणनखंड लिखते हैं, फिर दूसरा गुणांक, दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणांक और तीसरा गुणनखंड, ठीक है। अब बच्चों वही पुरानी प्रोसेस है, हमें एक ही वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो पूरा पहले समीकरण बना लें। यहां से देखो ध्यान दें, ये x प्लस 1 x माइनस 1 यहां से हटाएं, यहां गुणा होगा, यहां गुणा होगा, यहां गुणा होगा, तो यहां हमें देखो 1 मिलेगा। बराबर में अगर ये ऊपर जाएगा तो x ये कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का हमें यहां पर गुणा मिलेगा। फिर प्लस का निशान लगाएं, ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, प्लस c इंटू देखो ये भी ऊपर जब पहुंचेगा c के साथ में गुणा इसका होगा, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 यहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो यहां से अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें यहां पर लिखना है a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू को 0 लिखना है। ये x के जो a के नीचे लिखा है उसको 0 लिखना है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने से हम a की वैल्यू यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। यहां हम ऐसे लिख दें, फॉर a x बराबर 0, समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर में x बराबर 0 रख दें तो a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 1 बराबर a इंटू एक्स की वैल्यू हम 0 लिखें, प्लस 1 x की वैल्यू 0 लिखें, माइनस 1 और प्लस, जैसे ही x की वैल्यू 0 लिखोगे तो यहां पर b के साथ x का 0 का गुणा मतलब पूरा 0, इसी प्रकार c के साथ ये x है और x का मान 0 लिखो तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 बराबर यहां 1 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस a यहां पर हमें मिलेगा, और इस प्रकार a की वैल्यू हमें माइनस 1 यहां पर मिलेगी, ठीक है। a की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर ली। अब b और c की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है, तो b और c की वैल्यू देखो हमें कैसे मिलेगी, याद करिए, यहां से b और c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो अब हमें x प्लस 1 को 0 लिखना पड़ेगा। यहां लिख दें फॉर b के मान ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 को हमें 0 लिखना होगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, और इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पहले वाले समीकरण, इसमें हम x की वैल्यू -1 लिखें तो ये 1 बराबर हमें कितना मिलेगा, देखो a इंटू में x की वैल्यू अब हम कितनी लिखेंगे, x की वैल्यू -1 लिखेंगे, तो हम -1 लिखें, -1 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां इसको 0 लिख दें, प्लस b इंटू यहां पर x का मान हम -1 लिख दें, और फिर यहां भी x का मान हम -1 लिखें और -1, देखो ध्यान दें, -1 ये है और -1 ये है, प्लस c और इंटू x की वैल्यू लिखें, यहां -1 ये +1 तो ये भी आपकी 0 हो जाएगी, तो यहां c गुणे आपको 0 लिखना है, ठीक है। तो 1 बराबर ये देखो 0 है, यहां से -2 में -1 का गुणा प्लस का 2b यहां पर हमें मिलेगा, मतलब b का मान 1/2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, b का मान 1/2। अब c की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहां पर आपको लिखना है फॉर c के मान ज्ञात करने के लिए x माइनस 1 को हम 0 लिखेंगे, अर्थात x का मान हम समीकरण 1 में लिखेंगे, ठीक है। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर x का मान 1 लिख दें तो हमें ये देखो कितना मिलेगा, 1 बराबर a गुणे 0 लिखो, x का मान हम 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 घटाओगे ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे b का गुणांक भी हमें यहां पर 0 मिलेगा, और यहां पर प्लस c इंटू एक्स का मान 1 और फिर x का मान 1 प्लस 1, तो यहां पर 1 बराबर ये दोनों 0 हैं, यहां पर 1 2 इंटू c, तो ये c की वैल्यू हमें 1/2 मिलेगी,
ठीक है, c बराबर 1/2। अब c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू -1 यहां हम रखेंगे। तो इस समीकरण में अगर यहां पर रख दें, देखो इसका हम यहां पर कोई एक नया नंबर समीकरण का डाल दें। यहां पर हमने 1 नंबर डाल दिया था, चलो इसको हम a नंबर डाल देते। इस a नंबर में हम यहां पर फिर से दोबारा लौट के आते हैं a वाली, मतलब जो समीकरण की हमें हल ज्ञात करना है उस समीकरण पर फिर से आते हैं। तो ये हमारे पास है y बराबर, और समाकलन का निशान लगाएं। इसको हमने आंशिक भिन्न में बदला है, इसको आंशिक भिन्न में बदल के देखो इस तरीके से ले आए, a बटे इतना, b बटे इतना, c बटे इतना। तो a की वैल्यू हमें मिली है -1, तो आपको लिखना है -1 और बटे में x इंटू dx लिख दें, प्लस अब b की वैल्यू है 1/2 और 1 बटे में x प्लस 1 इंटू dx लिख दें, प्लस यहां देखो c की वैल्यू भी 1/2 है और समाकलन में 1/x माइनस 1 इंटू dx लिखना है। ठीक, तो हमें यहां पर y बराबर माइनस बाहर निकालें, 1/x का समाकलन हमें पता है log x होता है, प्लस 1/2 और यहां भी 1/x प्लस 1 को हम log x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस यहां भी देखो 1/2 और इसका भी समाकलन हम x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस यहां पर एक कांस्टेंट हम लेते हैं। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं c। इतनी बात ठीक है। चलो अगर इतनी बात ठीक है तो थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाई जाए, थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाई जाए। देखो y बराबर माइनस log x, ये ज्यों का त्यों, इन दोनों पदों से 1/2 आप कॉमन ले लो, 1/2। तो अगर 1/2 हम कॉमन लेंगे तो हमें log x प्लस 1, log x प्लस 1 प्लस में log x माइनस 1 इस प्रकार से मिलेगा। देखो 1/2 हमने कॉमन ले लिया प्लस कांस्टेंट। अब log m प्लस log n ये लिखा हुआ है, log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m इंटू n, log m इंटू n लिख सकते हैं। तो ये y बराबर माइनस log x प्लस 1/2 और यहां पर x प्लस 1 में x माइनस 1 का गुणा, यहां हम डायरेक्ट x² माइनस 1 लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा और आगे इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। देखो y बराबर अगर 1/2 यहां से हम कॉमन लें, दोनों जगह से ले लिया तो ये तो देखो हो जाएगा 1/2 कॉमन में चला जाएगा, तो log x² माइनस 1 यहां लिखना है और यहां 1/2 नहीं है तो यहां पर हम 2 का गुणा करेंगे तो माइनस log 2 log x लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 2 log x लिख लेंगे। अब ये 2 को यहां से हटाएं तो इस पावर में आ सकता है, प्लस ये आपका कांस्टेंट ज्यों का त्यों लिखें। तो y बराबर 1/2 और यहां इसको ऐसे लिख लें log x² माइनस 1 और ये माइनस log x² लिख दें। log m की पावर n होती है, वो n पहले लिखी जाती है, तो इस n को हम घात में लिख सकते हैं और ये प्लस यहां पर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब log m माइनस log n लिखा है, log m बटे n इसको लिख सकते हैं। ऊपर आप यहां पर आते हैं, देखो यहां पर आ जाओ, तो यहां से देखिए आपको मिलेगा y बराबर 1/2, y बराबर 1/2 दिख रहा है, y बराबर 1/2 और यहां से हमें मिल जाएगा कितना, देखो log x² माइनस का 1 और बटे में ये हो जाएगा x² और ये प्लस कांस्टेंट आपका ठीक लिखा है। ठीक है, तो ये तो इसका व्यापक हल हो गया, ये तो व्यापक हल हो गया। अब हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो x और y जो के मान जो दिए गए हैं उन मानों को यहां पर हमें संतुष्ट करा के c की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो यहां पर y बराबर 0, यदि x का मान 2 है यहां पर हम रख देते हैं। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 0 यहां लिख दें, तो y का मान 0 बराबर में 1/2 यहां लिखें, log x की वैल्यू लिखेंगे 2, यहां लिख दें 2 का स्क्वायर माइनस 1 और बटे में x की वैल्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट आपको लिखना है। तो इस प्रकार से 0 बराबर 1/2 log 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 घटाओगे तो 3 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा प्लस कांस्टेंट, और इस तरीके से यहां से c की वैल्यू हमें -1/2 और log यहां पर 3/4 ये इतनी वैल्यू c की मिल रही है।
इस c की वैल्यू को हम यहां व्यापक हल वाले इसमें इक्वेशन में रख दें तो हमें इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसका विशिष्ट हल लिखेंगे। विशिष्ट हल देखो ध्यान दें, c की वैल्यू यहां रख दें तो विशिष्ट हल हो जाएगा y बराबर 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट जो c है उसकी वैल्यू है -1/2 और log 3/4। ये देखो इसका हल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 1/2 दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो, तब ये y बराबर इसका हल हो जाएगा 1/2 कॉमन लें और यहां पर इसका हल हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर इस तरीके से, और ये माइनस में log यहां पर 3/4 लिख दें। इस प्रकार से देखो ये इसका विशिष्ट हल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 12वां कंप्लीट होता है। चलो इसको नोट कर लें और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पर। देखिए 13वां प्रश्न क्या है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13वां लिखा है cos dy/dx, cos dy/dx और बराबर में यहां लिखा है a, जबकि यहां पर a कोई भी रियल नंबर हो सकता है ऐसा यहां दिया गया है, और यहां पर y बराबर 2 और यदि x बराबर 0 ऐसी शर्त यहां पर दी गई है। इसके विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए y बराबर 2 x बराबर 0। तो अब इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करोगे, बिल्कुल वही काम जो पहले अभी तक करते रहे वही करना है, और सिंपल सी बात है इसमें ज्यादा देखो, जिसके समाकलन करने में समाकलन जितना बड़ा हो जाए उतना ही समझो प्रश्न बड़ा हो जाएगा। बाकी तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको y वाले पद dy के साथ में x वाले पद dx के साथ में रखना है, बस और कुछ ज्यादा करना नहीं है। यहां हम dy/dx की वैल्यू निकालें तो cos इधर ले जाएंगे और इसको हम cos इनवर्स a लिख पाएंगे। ठीक है, cos को इधर ले जाओगे, cos इनवर्स a हम इसको लिख लें, और फिर इसके बाद में अगर dy की वैल्यू निकालें तो dy बराबर cos इनवर्स a इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है, dy अलग dx अलग, यहां x और y ये पद नहीं है, कोई बात नहीं, dy अलग और dx अलग हमने कर लिए। इसके बाद हम इसका समाकलन कर दें तो समाकलन dy बराबर ये cos इनवर्स a कांस्टेंट संख्या है, इसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं, इसको समाकलन से बाहर निकाल दें तो यहां से 1 इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहां से देखो dy का समाकलन y होता है, यहां y लिखना है, और ये cos इनवर्स a 1 का x के सापेक्ष समाकलन x लिखना होता है, प्लस एक कांस्टेंट यहां लगा दें। ठीक है, तो अब हमने देखो समाकलन कर लिया। समाकलन करने के बाद अब हम लोग c की वैल्यू ज्ञात करेंगे विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए। तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इन शर्तों को यहां पर हमें रखना है। y की वैल्यू हमें रखनी है 2 तथा x की वैल्यू हमें 0 यहां पर रखनी है। ठीक है, तो y बराबर 2 x बराबर 0 यहां रखने से y की वैल्यू 2 बराबर में cos इनवर्स x की वैल्यू यहां 0 लिख लें प्लस c, और इस प्रकार से c की वैल्यू हमें यहां पर 2 मिल जाएगी। ठीक है, इस c की वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, मान लेते हैं इसको हम 1 नंबर का इक्वेशन मान लें। ठीक है, तो समीकरण 1 में c बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहां पर c की वैल्यू 2 हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स a इंटू x और प्लस c की वैल्यू हम 2 लिख दें। ठीक है, तो बस ये समझो हमारा विशिष्ट हल ज्ञात हो गया। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस 2 बराबर x इंटू कॉस इनवर्स a, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos इनवर्स a बराबर y माइनस 2 में x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a इधर रखें cos इनवर्स इधर ले जाएं तो cos y माइनस 2 अपॉन में x लिखा जा सकता है। बस इससे ज्यादा और अच्छा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13वां आपका कंप्लीट हो रहा है। चलो इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
14वां पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई 10x, जबकि बाई की वैल्यू 2 यदि x बराबर 0 हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 14वां। इसमें लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई इंटू 10x लिखा है, और ये शर्त लिखी है बाई का मान 2 हो यदि x का मान 0 हो, यदि x बराबर 0 हो, ये आपकी शर्त लिखी है। ठीक है, तो इसको देखो अब हम कैसे करेंगे। बात बिल्कुल वही पुरानी वाली कि जो डी वाई है उसके साथ में हमें बाई वाला पद रखना है। ये बाई का जो पद है, ये वाला बाई जो लिखा है उसको हम डी वाई के साथ रख लें, और ये डी एक्स इधर जाएगा तो 10x के साथ में इसका यहां पर हमें लिखना है 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां से हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन 1/बाई इंटू डी वाई लिखेंगे, समाकलन 10x इंटू डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 यहां पर हम कांस्टेंट और लिख दें। फिर इसके बाद देखो ध्यान दें, 1/बाई का समाकलन हम log बाई लिख सकते हैं, 10x का समाकलन हम लिख सकते हैं माइनस log cos x लिख सकते हैं, और प्लस यहां कांस्टेंट लिख दें। और चाहें तो हमने आपको जैसा कि बताया कि c या log c दोनों ही तो कांस्टेंट हैं, तो गणना को सरल बनाने के लिए c के स्थान पर हम log c भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे पद log में हैं तो c वाला पद भी हम log के पदों में लिखें, तो c के स्थान पर हम log c लिख सकते हैं। चलो इसको अगर इधर ले आएं तो यहां पर हम log बाई प्लस log cos x लिख सकते हैं, और तब यहां से बराबर में हमें log c मिलेगा। log m प्लस log n बराबर होता है गुणा वाला इंटू में आता है, तो बाई इंटू cos x यहां से हमें मिल जाएगा, और बराबर में यहां से हम log c लिख लें। अब देखो log दोनों पक्षों से कैंसिल कर दें तो बाई इंटू cos x बराबर हमें यहां से c मिल जाएगा। अब इस c की वैल्यू ज्ञात करो, ये तो आपका व्यापक हल हो गया। इस व्यापक हल को विशिष्ट हल में बदलना है, तो c की वैल्यू हमें दी गई शर्तों से c की वैल्यू ज्ञात करोगी। यहां देखो इस पर हम 1 नंबर डाल दें। अब देखो y बराबर 2 और x बराबर 0 इसी समीकरण में आप रख दें। ठीक है, रखने पर अगर इसी समीकरण में x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 रख दी जाए, तो यहां से देखो 2x का मान y का मान हम 2 लिख दें, और इनटू में cos x का मान हम 0 लिख दें, और बराबर में यहां c लिख दें। तो c की वैल्यू हमें 2 गुणे x की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से c बराबर हमें 2 मिलेगा। c बराबर कितना मिलेगा, 2। इस c बराबर 2 को हम समीकरण 1 में लिख दें। यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम पहले वाले समीकरण में c का मान लिख दें तो हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट हल हमें मिल जाएगा। यहां हमें लिखना है बाई इंटू cos x बराबर c, और c की वैल्यू हम 2 लिख दें। ठीक है, ये हमें देखो इसका विशिष्ट हल मिल गया। अगर देखो इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, बाई बराबर करें तो cos यहां से हटाओ cos x, तो ये भाग में आएगा, तो भाग में आने के बाद 1/cos बराबर sec लिख सकते हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 2 इंटू में 1/cos को हम यहां sec x लिख दें, ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां कंप्लीट है, इसको भी नोट कर लें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, इसमें दिया गया है कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण बताओ जिसका अवकल समीकरण हमें दिया गया है। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है ये 15, इसका अवकल समीकरण y डैश बराबर में e की पावर x इंटू साइन x, ऐसा यहां पर दिया गया है। y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन x दिया गया है। तो अब इसका हम समीकरण को पहले विशिष्ट हल इसका ज्ञात करेंगे, और फिर जो शर्त दी गई है कि वो जो वक्र है वो 0,0 से गुजर रहा है,
मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 इसमें हम बाद में पुटअप करेंगे तो c की वैल्यू हम ज्ञात कर पाएंगे। चलो यहां से हमें पता है कि y डैश को हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। y डैश को क्या लिख सकते हैं? dy ओवर dx लिख सकते हैं। और e की पावर x इंटू साइन x आपका ये ज्यों का त्यों। अब यहां से हमें एक काम करना होता है कि dy वाला पद अलग करें और e की पावर x इंटू में साइन x इंटू में dx लिख दें। ये dx वाला पद इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन dy बराबर हो जाएगा समाकलन e की पावर x इंटू में साइन x इंटू dx प्लस ये कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, अब फिर से वही बात ध्यान देने वाली कि भैया हमें समाकलन करना है। यहां पर समाकलन देखो खंडसा समाकलन से आपको करना है। दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए हमें खंडसा समाकलन से इसका हमें समाकलन करना है। तो हम यहां पर देखो फर्स्ट फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फलन मानेंगे और ये आपका सेकंड फलन, ठीक है। आइलेट के अनुसार जो फर्स्ट फलन होता है वो देखो टी, चूंकि टी पहले आती है, ई से पहले आती है ना, तो यहां पर इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं हम, साइन एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसका समाकलन हम ऐसे सीधे सीधे नहीं कर सकते, इसको हम सीधे सीधे ना करके इसको हम आई मान लेते हैं। चलो इसको आई मान लें, प्लस ये कांस्टेंट है, इस पर हम एक समीकरण का नंबर 1 डाल दें, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। आई बराबर समाकलन e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। देखो विशेष बात है कि अगर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स या जो भी हो, अगर e की पावर x के साथ इसका गुणा है तो कभी भी इसको हम फर्स्ट फलन सेकंड फलन चाहे कितनी बार सूत्र लगाते जाएं, कभी इसका ये दोनों फलन हमेशा ही बने रहेंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कुल मिला के दोनों फलनों का गुणनफल ही आता चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, देखो अभी स्टेप में आपको आगे समझ में आएगा। हम यहां लिख लेते हैं फर्स्ट फलन इसको और ये आपका सेकंड फलन है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं और सेकंड का हम यहां पर समाकलन करते हैं। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन कर दें तो साइन x का अवकलन हम cos x जानते हैं, cos x होता है। और सेकंड का समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है और इंटू dx लिखना है। और थोड़े आगे बढ़ाएं, साइन x आपका ठीक है, e की पावर x ये भी ठीक है। यहां अब देखो फिर से दोबारा आप देख सकते हो कि यहां दो फलन फिर मिल गए। हमने आपको बताया चाहे इतनी बार आप समाकलन करें, इन दोनों फलनों में से किसी का भी हम जोड़ा नहीं हटा सकते, मतलब ये हमेशा दोनों फलन ही रहेंगे। साइन वाला कॉस में बदलेगा, कॉस वाला साइन में बदलेगा। तो अब इस तरीके से इसका हम फिर से दोबारा समाकलन करें। देखो इसको फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकंड मान लें। फर्स्ट फलन फिर ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड का समाकलन करना है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन कर दें। cos x का अवकलन हमें पता है माइनस साइन x होता है, तो फर्स्ट का अवकलन हो गया। सेकंड का समाकलन फिर ज्यों का त्यों इंटू में dx लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो साइन x आपका बिल्कुल ठीक है, e की पावर x ये भी बिल्कुल ठीक है, माइनस में cos x ये भी ठीक है, e की पावर x ये भी आपका ठीक है। अब माइनस का यहां गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और इस प्लस का इस माइनस में गुणा यहां माइनस मिलेगा। और इसके बाद समाकलन साइन x इंटू e की पावर x इंटू dx। हमने जैसा कि बताया कि चाहे जितनी बार आप उसको समाकलित करते जाइए, यहां पर ये दोनों फलन हमेशा ही मिलेंगे। लेकिन यहां से एक समस्या सॉल्व हो रही है कि इसको हमने देखो ये तो दिया गया पूरा प्रश्न मिल गया, मतलब ये आई के बराबर इसको लिख सकते हो, e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम आई लिख सकते हैं। तो यहां इसको हम आई लिख लें इस प्रकार से। देखो ये है आई बराबर, ध्यान दें ये आई बराबर चल रहा है, तो आई बराबर साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये माइनस में यहां पर इसको हम आई लिखेंगे, ठीक। इस पूरे को क्या मान लें, आई मान लें। अब ये माइनस का आई इधर आएगा तो इसमें यहां पर ऐड हो जाएगा, 2i हो जाएगा और दोनों जगह से e की पावर x हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर साइन x माइनस यहां पर cos x इस प्रकार से मिलेगा। i बराबर अगर निकालना चाहें तो 2 से भाग करेंगे तो 1/2 इंटू ई की पावर x
और यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। ठीक है, इस आई की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में लिख दें तो इसका हमें व्यापक हल मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में आई की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा y बराबर, देखो ध्यान दें, समीकरण 1 से y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर आई, और i बराबर लिखेंगे 1/2 e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और प्लस ये आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका विशिष्ट हल हमें ज्ञात हो गया। अब दी गई शर्तों को और लिखना है। तो प्रश्न में शर्त दी गई है कि ये वक्र कहां से जाता है, मूल बिंदु 0,0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण आपसे पूछा गया है। तो 0,0 से अगर ये वक्र गुजरेगा तो x बराबर 0 y बराबर 0 से ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है x बराबर 0 और y बराबर 0 यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0,0 से संतुष्ट कराएं, y की वैल्यू 0 लिख दें, बराबर 1/2 e की पावर यहां 0 लिख दें, इंटू में साइन 0 लिखें माइनस कॉस 0 लिखें। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c। ये तो आपका 0 है, बराबर में e की पावर 0 को हम 1 लिख लेते हैं तो 1/2 गुणे 1 लिख दें, साइन 0 बराबर 0 होता है, माइनस कॉस 0 बराबर 1 होता है, प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब 1/2 का -1 में गुणा करोगे तो हमें -1/2 मिलेगा प्लस कांस्टेंट, और c की वैल्यू इस प्रकार से हमें 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू 1/2 मिलेगी, और इस c की वैल्यू को हम अगर यहां व्यापक हल वाले फॉर्मूले, यहां पर व्यापक हल वाले इक्वेशन में रख दें तो हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा, मतलब अभीष्ट वक्र का समीकरण मिल जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं अभीष्ट वक्र मतलब 0,0 से गुजरने वाला वक्र मिल जाएगा, अभीष्ट वक्र का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, अभीष्ट वक्र का समीकरण हमें मिल जाएगा y बराबर 1/2 इंटू ई की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x लिखें, और ये आपका c की वैल्यू हम प्लस 1/2 लिख दें। ठीक है, अब चाहो तो 1/2 दोनों जगह से फिर कॉमन ले सकते हो तो +1 यहां बचेगा। ठीक है, और अगर ऐसा ही लिखा रहने दें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, तो इस तरीके से मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला ये अभीष्ट वक्र हमें प्राप्त होता है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15वां। ठीक है, आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16वें पर। क्वेश्चन नंबर 16वें पर आते हैं, इसको रब कर लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16वां देखो, देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें लिखा है अवकल समीकरण x इंटू बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर x प्लस बाई इंटू बाई प्लस x प्लस 2 इंटू बाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1,-1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण बताइए। तो है तो कुछ बिल्कुल 15 जैसा ही, थोड़ी सी आपको भाग देने में मानी इसको समाकलन करने में थोड़ी सी अलग अलग प्रोसेस करनी है, बाकी करना सब कुछ वही है। देखो x इंटू बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में यहां लिखा है x प्लस 2 और इंटू में y प्लस 2 लिखा है। ठीक है, इसके लिए हमें देखो x 1,-1 से गुजरने वाला ये वक्र है, उससे हमें बाद में संतुष्ट करा के c की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हमें वही पुराना वाला काम, क्या पुराना काम होता था कि हमें y वाले पदों को dy के साथ में और x वाले जो चर हैं वो dx के साथ में रखने हैं। तो जो y चर है देखो ये लिखा है, dy भी ये लिखा है, y इंटू डी तो यहीं छोड़ दें, और y प्लस 2 को यहां हम डिवाइड में ले आए, y प्लस 2 भाग में आ जाएगा, गुणा का है तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, बराबर यहां देखो x प्लस 2 बिल्कुल ठीक जगह लिखा है, ये dx ऊपर पहुंचेगा और ये x का यहां पर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो y वाले पद थे, जो y वाले चर थे वो dy के साथ में रख लिए, जो x वाले चर हैं वो हमने dx के साथ में रख लिए। अब यहां से हमें क्या करना है, इसका दोनों पक्षों का समाकलन करना है। तो y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई y प्लस 2 लिखना है, और यहां भी इसी प्रकार इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स लिखना होता है, प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे देखो ऐसे हम बात करते हैं कि ऊपर आपकी जो पावर है वही नीचे पावर है,
जब समान घात होती है, ऊपर अंश में और हर में समान घात होती है, तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं और इसके बाद समाकलन करते हैं। भाग देने के लिए हम एक काम करते हैं कि 2 अगर ऊपर जोड़ दें, 2 घटा दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, और y प्लस 2 आपका ज्यों का त्यों, dy भी ज्यों का त्यों बराबर में यहाँ x से x का भाग 1 हो जाएगा, प्लस 2 से भी x का भाग देना पड़ेगा। इस x का भाग x में दें और 2 में भी हम x से भाग करें और इंटू dx लिख दें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां हम देखो y प्लस 2 से y प्लस 2 का जब भाग कर लेंगे तो यहां से हमें 1 मिल जाएगा, माइनस में 2 बटे में y प्लस 2 लिख दें इंटू dy लिख दें। ठीक है, यहां बराबर समाकलन 1 प्लस 2 बटे में x इंटू dx लिख लें प्लस कांस्टेंट। इतनी बात ठीक चल रही है। चलो अब यहां पर हम समाकलन करेंगे। 1 का समाकलन हम यहां से y लिखेंगे। 1 का समाकलन क्या लिखेंगे, y, क्योंकि dy लिखा है ना, तो y के सापेक्ष इसका हमें समाकलन करना है। तो 1 को हम dy लिखेंगे, माइनस में 2 आपका ये कांस्टेंट है, और 1 अपॉन y प्लस 2 को हम समाकलन में log y प्लस 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log y प्लस 2 लिखेंगे, बराबर 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष है तो यहां x लिखना पड़ेगा, प्लस 2 आपका कांस्टेंट है, 1 अपॉन x को हम log x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बस अब बहुत ज्यादा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बल्कि ऐसा कर लें कि ये x और y के पद इकट्ठे कर लें, या ऐसा कुछ भी ना करें, जो हमें बिंदु दिया गया है उस बिंदु से इस पूरे समीकरण को संतुष्ट करा दें। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि ये वक्र कहां से देखो जा रहा है, ये वक्र बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला है। तो 1, -1 से ये वक्र गुजरेगा, तो इसका मतलब 1, -1 को संतुष्ट करेगा। तो यहां लिख लें चूंकि यह वक्र बिंदु 1, -1, यही तो है, 1, -1 से गुजरता है। अगर यहां से गुजरता है तब यहां पर इसको हम देखो x का मान 1 और y का मान -1 यहां पर हम रख लेंगे। तो y का मान हम -1 लिख दें, और माइनस में 2 log और यहां ब्रैकेट में y प्लस 2 है, y को हम -1 लिख दें, प्लस 2 आपका ज्यों का त्यों है, और बराबर में यहां पर देखिए x प्लस x की वैल्यू 1 लिखें, प्लस 2 इंटू में log x और x की वैल्यू हम 1 लिख दें, प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं -1 और माइनस में 2 log 1 हो जाएगा। देखो 2 में से 1 घटाओगे 1, log 1 की वैल्यू यहां पर 0 लिखनी है, बराबर में 1 प्लस 2 log 1 की वैल्यू 0 लिखनी है, प्लस कांस्टेंट। तो इस 1 को अगर इधर ले आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, बराबर में c बराबर -2 हमें मिल रहा है। इस c की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में लिख देना है। c की वैल्यू कहां लिखना है, इस व्यापक हल वाले इक्वेशन में लिखना है। तो यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर c का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो ये y माइनस में लिख दें 2 इंटू में log y प्लस 2 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे x प्लस 2 log x लिख लें, और प्लस c है उसकी वैल्यू हम -2 लिख दें। ठीक, अब इसको देखो, ये तो आपका यही समझो अभीष्ट आंसर है। थोड़ा अगर चाहें तो इसको मॉडिफाइड भले ही कर दें, देखो y लिखा है, ये x इधर ले आए तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर ले आए तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉग वाले पद हैं वो इकट्ठे कर लें, इधर इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 log x, तो देखो पहले लिखा है ये, और इधर इसको ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 इंटू में log y प्लस 2। इसको और आगे ऐसे भी लिखा जा सकता है y माइनस एक्स प्लस 2, और बराबर में यहां इसको हम log x स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये यहां से 2 हटाएं तो 2 घात में पहुंच जाएगा। log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो n log m बराबर हो जाएगा log m की पावर n। ठीक है, प्लस इसी प्रकार ये भी 2 यहां पर पहुंच सकता है,
तो इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस 2 इसका होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है, हम यहां गुणा कर सकते हैं, तो y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर यहां लिख दें log x स्क्वायर इंटू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो इस वक्र का समीकरण है जो बिंदु 1,-1 से गुजरता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 16वां कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।